सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसकी जो परीक्षा की जो डेट है आप सभी को पता है कि 30 सितंबर को होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर के आता हूं। इससे पूर्व मैं आप लोगों के सामने बाल मनोविज्ञान की वीडियो लेकर आ रहा था, जिसकी कि मैंने 4 वीडियो बना चुका हूं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय इनके ऊपर भी वीडियोस बनाइए। तो दोस्तों, मैंने आज से प्रारंभ कर दिया है हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र, जो कि आप लोगों को उत्तराखंड टीईटी, सीटेट और अन्य भी किसी राज्य की अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको काम आएंगे। और ये प्रश्न मैक्सिमम वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने इससे पूर्व की वीडियोस नहीं देखी हैं, यानी कि जो मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पर बनाई हुई हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ मेरी जो वीडियो सीरीज़ का क्रम चल रहा है उनको भी देखिएगा। तो उसके लिए आपको एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम पर उसकी तैयारी कर लें। तो दोस्तों, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, यानी कि व्याकरण शिक्षा की जो पद्धति, ये 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी पद्धति है। होने को तो बहुत सारी पद्धतियां हो सकती हैं, लेकिन व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है, यानी कि अपेक्षाकृत ये इन 4 ऑप्शनों के लिए कह रहा है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ऑप्शन ए है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बी है बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, सी है बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, और बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ये याद रखेंगे हम लोग कि जिसमें बच्चे सूत्रों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे वो विधि सबसे अधिक अच्छी होगी दोस्तों व्याकरण शिक्षण की। यद्यपि नियमों से उदाहरणों की ओर जाना या फिर उदाहरणों से नियमों की ओर जाना, ये आगमन निगमन विधि होती है दोस्तों, और व्याकरण में आगमन निगमन विधि का प्रचुर प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो आगे की क्वेश्चन सीरीज में हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर बच्चे सूत्रों का प्रयोग कर पाते हैं व्याकरण शिक्षण में तो वो सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता हमने विकसित करनी है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। दोस्तों, 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक ही ऐसे लग रहे हैं कि ये इतने अप्रोप्रिएट नहीं है कि कविताएं याद हो जाने से भाषा प्रयोग की दक्षता उतनी विकसित नहीं होगी, या उन्हें मुहावरे एग्जैक्टली याद हो गए और वो उनका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी ज़्यादा विकसित नहीं कर पाए। और या किसी वक्ता के साथ होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। उन्हें सबसे ज़्यादा अगर भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करनी है तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए, तभी जा कर के भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित हो सकती है। तो सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोना अक्षर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, यानी कि ढ शब्द उसने छोड़ दिया है, पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना, इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है दोस्तों। यानी कि जो मोना है या फिर अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि जो लिखते समय क्या कर देते हैं, शॉर्ट मार देते हैं। तो पढ़ती को उसने पति लिख दिया और बीच का अक्षर छोड़ दिया, और अभिनव में छोटी ई की मात्रा लगाना भूल गई या भौ छोड़ दिया उसने। तो इसका उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। एक टीचर होने के नाते हम उसका निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण किस तरीके से कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें क्या दिक्कतें हैं। तो ऑप्शन है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शन लगभग कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ते हैं सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ की ओर, क्योंकि विचारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखते समय। ठीक है, और यही ऑप्शन सी में दिखाया जा रहा है कि उसके विचारों में स्पष्टता नहीं होने के कारण
वो इस तरीके का लिखती होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द और लिखा है इससे बी वाले ऑप्शन में, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो। ये भी हो सकता है, लेकिन लिखने की गति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके जो विचारों की स्पष्टता है उससे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है आपका सी, कि उसके विचारों में स्पष्टता नहीं होने के कारण वो क्या करती है, लिखते समय कुछ अक्षरों के बीच के अक्षरों को या लास्ट के अक्षरों को छोड़ देती है। तो यही उसका कारण है कि उसके विचारों में स्पष्टता न हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, याद रख लेंगे, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ठीक है, तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। यूटेट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूटेट में इस तरीके के जीके बेस्ड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इस वजह से काफ़ी बार मार्क्स कम आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों से में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। ठीक है, वो रटी हुई भाषा का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है, ऑप्शन ए है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसके विचार करने की का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, और उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। एक्चुअली रट्टा इसीलिए मार रहा है वो, क्योंकि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर हो सकती है दोस्तों। ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है कि उसकी मौखिक भाषा जो है वो बेहद कमज़ोर है, इसलिए वह कुंजी या गाइड से रट करके ले जाता है दोस्तों। ठीक है, और यानी कि अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाता है। तो मौखिक भाषा उसकी क्या है, बेहद कमज़ोर है, इसलिए वह लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है। ऑप्शन है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन और पाठ्य पुस्तकें। देखिए दोस्तों, भाषाई प्रयोग के अवसर ये भाषा सीखने के लिए क्या होते हैं, भाषा सीखने के लिए सही चीज़ है, भाषाई प्रयोग के अवसर दिए जा रहे हैं। इकाई परीक्षण, प्रत्येक इकाई का परीक्षण किया जा रहा है, ये भी भाषा सीखने के लिए सही है दोस्तों। लेकिन अगर आप भाषा सीखते समय ही उसका आकलन कर रहे हैं तो ये उसके लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व बन जाएगा, और वो उसको बोलने और सुनने की आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो भाषा में आकलन ही भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और पाठ्य पुस्तकें तो भाषा सीखने के लिए सहायक होती ही हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भाषा सिखाने का सही क्रम है। देखिए दोस्तों, भाषा सिखाने का सबसे सही क्रम जो होता है वो होता है आपका, इसको भाषा सीखने के कौशल भी कहते हैं, इसको कहते हैं LSRW दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। जो L का मतलब होता है, जो सबसे पहला होता है वो होता है लिसनिंग का, यानी कि श्रवण का। दूसरा होता है S का मतलब होता है स्पीकिंग का दोस्तों, पहले सुनेगा उसके बाद बोलेगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड है दोस्तों रीडिंग का, और फोर्थ है दोस्तों राइटिंग का। राइटिंग सबसे लास्ट में आती है, याद रखना। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपका भाषा सीखने के क्या है, सही क्रम है दोस्तों। लेकिन अत्यधिक विद्यालयों में क्या किया जाता है, या प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जोर दिया जाता है राइटिंग के ऊपर। ठीक है, और पेरेंट्स भी आजकल यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए, तो वो यही पूछते हैं कि होमवर्क नहीं मिला, होमवर्क नहीं मिला। लेकिन इन चीज़ों पर जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए वो फोकस नहीं किया जाता है, इसलिए कई बार बच्चे अपने मूल प्रवृत्ति से भटक करके लर्निंग लॉस का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ अगर आप लोग अध्यापक बनते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। LSRW इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो भाषा सीखने का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना लास्ट का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 8वीं कक्षा के बच्चों में भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। 8वीं कक्षा के बच्चों में भाषा आकलन के लिए, आकलन की बात हो रही है दोस्तों, भाषा आकलन कहाँ पर सबसे अच्छा होता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। तो किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, ये तो एक बहुत अच्छा आकलन माना जाएगा दोस्तों। साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना,
उसके बाद है लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। लिखित परीक्षाओं का आयोजन से भी भाषा का आकलन किया जा सकता है। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, तो ये बहुत ही अच्छा आकलन है दोस्तों। तो सबसे कम क्या हो जाएगा, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना। यहाँ पर साहित्यिक समारोह का आयोजन में आकलन उतने अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बी कि साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना भाषा आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने से अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। तो बड़े समूह में अगर वो बात करने से अटक रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बड़े समूह को देख करके घबरा रही है या उसको हेजिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक अध्यापक क्या कर सकता है कि दोस्तों यहाँ पर है कि प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। दोस्तों हो सकता है कि उसमें बोलने का जो एक ये कह सकते हैं हम कि नर्वसनेस हो, वो छोटे समूह में भी हो। तो इसलिए उसकी जो प्रैक्टिस हम कराएंगे, प्रारंभ में उससे छोटे छोटे समूह से बात करने के लिए बहुत भरपूर अवसर देंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे करके उसको कहाँ ले जाएंगे, बड़े समूह की ओर ले जाएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है कि प्रारंभ में छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर दिए जाएंगे, उसके बाद ही हम उसकी सहायता कर सकते हैं कि वो बड़े समूह में भी बात कर पाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किस चीज़ की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन एक है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी और बच्चों की पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। देखिए दोस्तों, शिक्षक शास्त्रीय ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। बच्चे का सामाजिक श्रेणी किस प्रकार की है, इसका भी भाषा सीखने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और बच्चों की पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन बच्चों की जो भाषिक पृष्ठभूमि होती है, सबसे पहले हमें उस चीज़ को जानना होता है, तभी जा कर के हम उसको उसके भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर उसका महत्व दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि को जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, वर्ण, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह और व्यक्त, ठीक है। वर्ण समूह तो आपके दोस्तों ओ से लेकर ज्यों तक हो जाते हैं, ठीक है। वर्ण आपके ओ आ ई ई जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। शब्द, जब वर्णों को जैसे मैंने ये लिखा दोस्तों, को लो मो, ये 3 वर्ण लिखे मैंने और इनका एक क्या निकल गया है, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि कलम, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे कहा जाता है शब्द कहा जाता है दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से विकसित होती है। तो भाषा जो है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से दोस्तों, अंतःक्रिया परिवेश के साथ यानी कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ही भाषा भी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है दोस्तों। पियाजे का ये सिद्धांत भी है और मैंने आपको जो आपका मनोविज्ञान वाला जो मैंने उसमें काफ़ी पियाजे के ऊपर प्रश्नों की बात की है और पियाजे से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आजकल प्रत्येक पेपर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आप पियाजे को जरूर एक बार विस्तृत से पढ़ेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सभी आप लोग जानते हैं कि के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा उचित है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, वो है दोस्तों भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। प्रभावी भाषा हो जाती है, वो इफेक्टिव लैंग्वेज बन जाती है जब अगर हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुनीता अक्सर शौक को सौ बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे।
तो श को सौ बोल रही है दोस्तों वो, ठीक है, ये श को सौ बोलती है दोस्तों। तो सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप किस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है, भाषा शिक्षिका के रूप में क्या कहेंगे हम सुनीता के लिए। तो भाषा का त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषा का ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है, वो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। कई बार जैसे हम लोग पानी को कई लोग पानी बोलते हैं, है ना, तो वही चीज़ें हैं कि सौ को सौ बोलना एक क्षेत्रीय भाषा की जो समस्या होती है उसके अकॉर्डिंगली बोलता है, तो उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है वो, इसलिए वो इस तरीके का काम करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक अंतरक्रिया की अवस्था किससे संबंधित है, ठीक है। तो सामाजिक अंतरक्रिया की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, तो वो दोस्तों हो जाएगी आपकी वाइगोत्स्की की। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, तो सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किसने दी है, वाइगोत्स्की। मैंने आपको बताया भी है दोस्तों, संवेगात्मक आ गया तो पियाजे हो जाएगा, नैतिक वाला आ गया तो आपका सामाजिक आ गया तो वाइगोत्स्की हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी सारी कुछ बताई हैं, कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिनसे आप एग्जैक्टली आंसर पर जा सकते हैं। तो सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है दोस्तों, तो वाइगोत्स्की। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर या रचनात्मकता पर। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल अनुकरण पर दिया है दोस्तों, कि अनुकरण से बच्चे भाषा को सीखते हैं। जैसे कि बच्चे माँ बाप की जो भाषा होती है तो बच्चा उस भाषा को पकड़ लेता है, तो अनुकरण का मतलब कॉपी करना होता है, तो अनुकरण को पर ही बल दिया है स्किनर ने दोस्तों, याद रखेंगे। स्किनर ने अंतःक्रिया पे नहीं दिया बल्कि अनुकरण पे, अंतःक्रिया पे दिया है पियाजे ने दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। पहला है स्वस्वर वाचन, दूसरा है शुद्ध उच्चारण, तीसरा कविता पाठ और प्रतिलिपि। तो भाषा बोलने के कौशल के विकास से संबंधित है, स्वस्वर वाचन का है, शुद्ध उच्चारण का है और कविता पाठ से भी कहीं ना कहीं भाषा कौशल में विकास होता है। लेकिन जो प्रतिलिपि होती है दोस्तों ये लिखित कौशल है, ठीक है, लिखित कौशल का एक हिस्सा है, तो प्रतिलिपि का भाषा कौशल के विकास से संबंध नहीं है दोस्तों, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। अभी मैंने आपको LSRW की बात की थी दोस्तों, तो LSRW में सबसे पहला है, एल का मतलब लिसनिंग होता है, तो भाषा कौशल में सबसे पहले किसका विकास होना चाहिए, लिसनिंग यानी कि श्रवण का विकास होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। दृश्य श्रव्य, ठीक है, ऑडियो वीडियो यानी कि कह सकते हैं कि जो ऑडियो वीडियो साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है, कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संसार करना और मनोरंजन करना। देखिए दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से तो थोड़ा थोड़ा सभी सही है, लेकिन भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बना सकें दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, गायन को महत्व देना है, परंपरा को निर्वाह करना है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है और बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं लोकगीत, ठीक है, तो सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है लोकगीत, इसलिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में लोकगीतों को स्थान जरूर दिया जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, ठीक है, स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। तो जीवनी का नहीं कर सकते आप, आत्मकथा इसका नहीं कर सकते, निबंध का नहीं कर, एकांकी का स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित माना जाता है दोस्तों, तो एकांकी का स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित माना जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चोमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, ठीक है, तो चोमस्की के अनुसार बच्चे भाषा किसके द्वारा सीखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही, भाषाई समाज से,
भाषा अर्जन क्षमता से या भाषा आकलन क्षमता से? तो दोस्तों चोमस्की के अनुसार भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। देखो, जबकि पियाजे ने क्या कहा था, अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया से बच्चे भाषा को सीखते हैं। ठीक है, अभी स्किनर ने कहा था कि अनुकरण के माध्यम से क्या सीखते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं। और चोमस्की बोल रहे हैं कि भाषाई समाज के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे, चोमस्की के अनुसार भाषाई समाज के अनुसार बच्चे भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, ठीक है, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों विशेष आवश्यक वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी क्षमता और सीमाओं का हमेशा ध्यान देना चाहिए, चाहे आप आकलन कर रहे हैं चाहे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उस समय उनकी क्षमता और सीमाओं का जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है? बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषा सच्चाई की ओर संकेत करता है? ठीक है दोस्तों, जब कोई विदेशी आता है और वो बोलता है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार अन्य भाषाओं, कुछ भाषाएं हम समझते हैं, कुछ भाषाएं हम नहीं समझ पाते हैं। तो विदेशी आएगा तो वो अपने लैंग्वेज में बात करेगा तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से प्लेटो के अनुसार बच्चा बड़ों के बीच में एक विदेशी होता है, क्योंकि वो अपनी भाषा में कुछ बोलता है लेकिन बड़े लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। और यही बात यहाँ पर कही गई है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, तो प्लेटो को बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है इसी ओर इंगित करता है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही रूप से समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से विदेशी बोलता है लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से बड़े लोग बच्चों की बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्लेटो ने कहा था कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे दोस्तों, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ आपको, ताकि मेरा मनोबल भी इसी तरीके से बना रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। प्रत्यय आप जानते हैं दोस्तों, जो पीछे से लगते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इक में ई छोटी है और क है दोस्तों, तो शरीर में इक प्रत्यय लग जाएगा तो शारीरिक बनेगा। अब यहाँ पर सारे शारीरिक लिखे हैं दोस्तों, तो देखिए शरीर पे ई की मात्रा लगेगी तो छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर लगी है और को, तो शारीरिक कैसे लिखते हैं दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर रखनी है, शारीरिक, ठीक है, छोटी ई की मात्रा, क्योंकि ये छोटी ई है यहाँ पर और को है दोस्तों, तो शारीरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? ठीक है, अगर विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में कौन सी प्रणाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी? तो भाषण हो सकता है दोस्तों। भाषण में कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे रुचि लेते हैं, नहीं लेते हैं। साक्षात्कार में भी कई बच्चे झेंपते हैं, ठीक है, तो भाषा के प्रति उनकी रुचि नहीं बन सकती है। प्रश्नोत्तर दोस्तों, प्रश्नोत्तर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, बच्चों के पास 25 प्रकार के प्रश्न होते हैं और उनको अगर उसे बोलने का अवसर दिया जाए तो उनकी ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगी, भाषा में रुचि, और उनकी भाषा में ऑटोमेटिक ही विकास होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्नोत्तर ही एक ऐसी प्रणाली है जिससे कि भाषा के प्रति रुचि एवं उनका भाषाई विकास किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भाषा कौशलों की संख्या है, तो भाषा कौशलों की संख्या दोस्तों अभी मैंने बताया था आप लोगों को 4 होती है, और जो होती है LSRW, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 4, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है यूटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है गद्य, ठीक है ना दोस्तों। तो गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सामान्य ज्ञान और चरित्र निर्माण भी गद्य शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि भाषा ज्ञान के लिए गद्य का शिक्षण किया जाता है दोस्तों। तो मूल उद्देश्य गद्य शिक्षण का क्या है?
भाषा ज्ञान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली और आगमन निगमन प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण की जो सबसे उपयुक्त प्रणाली हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आगमन निगमन प्रणाली दोस्तों, जिसमें नियमों से उदाहरण की ओर और उदाहरणों से नियमों की ओर बढ़ा जाता है, तो आगमन निगमन प्रणाली कहलाती है। ठीक है ना। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि हो जाती है दोस्तों आगमन निगमन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है तो बहुमुखी प्रयास क्या हुआ, ठीक है ना। आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। नहीं दोस्तों, बहुमुखी प्रयास का भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है ये है कि सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देने की बात की गई है। जैसा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये बात की जा रही है कि जो मातृभाषा है उस पर ही बल दिया जाए सभी विषयों में, सिर्फ अंग्रेजी को एक विषय मानते हुए अन्य विषयों को मातृभाषा में पढ़ाने की बात की जाए। कहीं ना कहीं उसके पीछे यही मोटिव रहा होगा कि भाषाई विकास बच्चों के अंदर तरीके से करना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए, और अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको त्रुटि लगती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।